वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी वनडे एग्जाम हैं हमारे, सभी वनडे एग्जामों में भारत की नदियों से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं सभी प्रमुख नदियों को कवर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक दोस्तों। तो पढ़ते हैं भारत की नदियां। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारत के इस मैप को समझते हैं। इस मैप में दोस्तों भारत के मध्य से एक रेखा जाती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेखा को दोस्तों हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत के मध्य से होकर जाती है और उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों ऊपर के इस हिस्से को हम उत्तरी भारत कहते हैं और नीचे के जो हिस्सा है भारत का इसे हम दक्षिणी भारत कहते हैं। और दोस्तों भारत के दक्षिणी भाग में ये जो बाईं तरफ यहां पर दोस्तों अरब सागर स्थित है। और यहां पर दोस्तों दाईं तरफ यहां पर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। जितनी भी नदियां हैं दोस्तों सभी नदियों का अपना एक उद्देश्य होता है। या तो वो नदी जिस स्थान से निकलेगी वहां से निकलने के बाद किसी बड़ी नदी में मिल जाएगी या किसी सागर या महासागर में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो भारत की जितनी भी अधिकांश नदियां हैं दोस्तों वो ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। कुछ नदियां हैं हमारी जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों भारत की नदियों को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे, हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी और दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी। भारत की नदियों को दोस्तों हम दो भागों में बांटेंगे, हिमालयन और प्रायद्वीपीय। हिमालयन नदी क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है? भारत के उत्तरी भाग हिमालय क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सब दोस्तों हिमालयन नदी कहलाती हैं और भारत के दक्षिणी भाग से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सब प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम भारत की हिमालयन नदियों के बारे में पढ़ते हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। यहाँ पर दोस्तों तिब्बत के पास एक स्थान है जिसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। क्या है दोस्तों? यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो भारत के उत्तरी भाग से होते हुए यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान से होकर और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है दोस्तों? अरब सागर में। यह हमारी और कोई नदी नहीं है, यह हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी भारत के उत्तरी भाग से होते हुए पाकिस्तान होकर, ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान से होते हुए अंत में
और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह दोस्तों भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इस नदी का पानी जो है वो सारा पानी भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करता है। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं सिंधु नदी की, जैसे आपकी चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। तो सिंधु नदी की दोस्तों कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से पहली है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। इन नदियों के समूह को पंचनद भी कहा जाता है। इन 5 नदियों के समूह को पंचनद भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन नदियों को इसी क्रम में आपको दोस्तों याद रखना है। सबसे पहले आपकी सहायक नदी है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर क्या सतलज, और ऊपर दोस्तों ये हमारी सबसे हो गई सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। तो दोस्तों सिंधु की ये जो 5 सहायक नदियां हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी पर। और जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो सतलज नदी है हमारी, ये मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और इस प्रकार से जाकर के सिंधु नदी में ही मिल जाती है। ब्यास और ये जो रावी नदी है, ये नदियां रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर और इसी में जाके मिल जाती हैं। चिनाब और जो झेलम नदियां हैं दोस्तों, ये हिमालय क्षेत्र से निकल के सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। और दोस्तों सतलज नदी से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। और भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों। ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो जल है ये दोस्तों यहाँ भारत के उत्तरी भाग से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करता है। यदि भारत इस जल को रोक देता है तो पाकिस्तान में जल संकट या सूखा पैदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों सिंधु नदी के जल को लेकर के यहाँ पर एक समझौता किया गया, जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये समझौता दोस्तों सन 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में। और इस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक की अध्यक्षता में यह समझौता किया गया था। इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं दोस्तों, देखते हैं। तो इस समझौते की पहली मुख्य बात ये थी कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी, कितना? 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। ठीक है दोस्तों। ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। जबकि नीचे की भी नदियां हैं, कौन कौन सी दोस्तों? रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये था सिंधु जल समझौता। जो सिंधु नदी के जल को लेकर के ये समझौता किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंधु जल समझौते से काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 1960 में, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये समझौते की, इस समझौते की मुख्य बातें ये थी कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे की जो 3 नदियां हैं इनका ज्यादातर पानी भारत यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ और नदियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड के पास यहाँ पर एक स्थान है जिसे हम गंगोत्री या गौमुख कहते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके और यहाँ बिहार होते हुए जाके पश्चिम बंगाल होते हुए और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह हमारी गंगा नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो गंगा नदी है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और दोस्तों गंगा नदी का गंगा नाम तब पड़ता है जब इसमें 2 नदियां आकर मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ये 2 नदियां जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तब इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। और दोस्तों गंगा नदी से कई क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे स्थित शहर, तो कौन कौन से शहर स्थित हैं दोस्तों? गंगा नदी के किनारे प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, पटना, ये गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। ठीक है दोस्तों, गंगा की कुछ सहायक नदियां भी हैं। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड के पास से एक स्थान है यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है और यहाँ पर आके प्रयागराज में, यहाँ पर प्रयागराज में आके मिल जाती है। यह नदी दोस्तों यमुना नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, गंगा की दोस्तों कुछ और भी सहायक नदियां हैं जो यहाँ से नेपाल के पास से एक नदी निकलती है जिसे हम कोसी नदी के नाम से जानते हैं, जो बिहार होते हुए गंगा नदी में ही मिल जाती है। यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी नदियां आके गंगा में मिलती हैं, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश से आकर के कुछ नदियां मिलती हैं इसमें, जैसे चंबल है और बेतवा। तो बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे एक पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम लूनी नदी कहते हैं, और यही एकमात्र नदी है जो किसी सागर या बड़ी नदी में नहीं मिलती है, बल्कि जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह हमारी लूनी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी नदी है, जो किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती है, बल्कि कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है।